आप सभी को नमस्कार। आज हम पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। क्या देखेंगे? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो अगर हम जल की बात करें तो जल किसी भी देश के लिए क्या होता है? एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ठीक है। जिससे हम हमारी अनेक जरूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, या कोई देश या कोई राज्य अपनी अनेक जरूरतों को उसी जल के माध्यम से पूरा करता है। जैसे कि उसके यहाँ आवास या उसके यहाँ रहने वाली जो जनसंख्या है उसके लिए पेयजल, स्वच्छता की उपलब्धता, कृषि के लिए सिंचाई की उपलब्धता, पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार से जलों की आवश्यकता आदि में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उद्योग धंधे, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आप देखेंगे जल की एक अहम भूमिका होती है। ठीक है। तो स्वाभाविक तौर पर जो ये जल है किसी भी देश के लिए क्या होता है? एक आर्थिक संसाधन के तौर पर माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो ये जल है आप देखेंगे, अगर हम भारत की बात करें या किसी और भी देश की बात करें तो उनमें से जो नदियां हैं एक वो महत्वपूर्ण संसाधन होती है जल का। ठीक है। क्योंकि जो मीठा जल है मुख्य तौर पर देखा जाए तो हमको प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होता है? नदियों से प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो नदियां हैं वो एक महत्वपूर्ण संसाधन, किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर देखी जाती है। अब होता क्या है कि ये जो नदियां हैं, अब ये तो प्रकृति ने इनको निर्मित किया है, इनकी कोई सीमाएं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। तो प्रकृति किसी सीमा में नहीं बंधी है, उसी प्रकार प्रकृति द्वारा निर्मित जो ये नदी तंत्र है वो भी किन्हीं भी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये नदियां या तो किसी एक राज्य से बहती है या फिर एक से अधिक राज्यों से होकर के बहती है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर के बहती है तो राज्यों के मध्य आपस में क्या हो जाते हैं? विवाद हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि नदियों को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक ही राज्य में बहने वाली नदियां, ऐसी नदियां जो एक राज्य में बहती है उनको अंतर्राज्यीय नदियां कहा जाता है, जबकि ऐसी नदियां जो एक से अधिक राज्यों में बहती है उनको अंतर्राज्यीय नदी कहा जाता है। ठीक है। कभी भूले भटके इस तरीके का डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। क्या मैंने कहा? एक नदियां होती है अंतर्राज्यीय नदियां, ये जो अंतर्राज्यीय नदियां होती है ये एक से अधिक राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है। और एक नदी होती है अंतर्राज्यीय नदियां। जो अंतर्राज्यीय नदियां होती है ये एक ही राज्य में होकर के बहती है, मतलब किसी एक राज्य से होकर के बहने वाली नदी को अंतर्राज्यीय नदी कहते हैं। ठीक है। तो जब नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर के बहती है तो इनके मध्य आपस में क्या हो जाते हैं? विवाद हो जाते हैं। जैसे कि आपने कई मुख्य विवादों के नाम सुने होंगे, कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, ठीक है, सतलज यमुना लिंक विवाद, है ना। तो इस तरीके से आपने कई विवादों के नाम सुने होंगे, जिसमें से आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो विवाद है किन किन देशों के मध्य अवस्थित है और ये जो विवाद हो रहे हैं इनका कारण क्या है। तो कुछ मुख्य नदियों के द्वारा जो विवाद हुए हैं प्राचीन काल से जो चले आ रहे हैं, प्राचीन काल कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटिश काल से जो चले आ रहे हैं विवाद, कुछ ऐसे भी विवाद है और कुछ ऐसे भी विवाद है जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। तो इन्हीं कुछ मुख्य विवाद जो हाईलाइट रहते हैं और लगातार परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, उनको हम देखते चलेंगे। जैसे कि एक आप देखोगे, एक आपने सुना होगा जिसको कहते हैं कावेरी नदी जल विवाद। ठीक है। ये जो कावेरी नदी जल विवाद है, ये कावेरी नदी जल विवाद इस नदी के जल के इस्तेमाल या उपयोग को लेकर ही हुआ था। ठीक है। मुख्य तौर पर देखा जाए तो इसमें 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। कौन कौन से 3 राज्य शामिल है कावेरी नदी जल विवाद में? तो एक है आपका कर्नाटक, ठीक है, एक है आपका कर्नाटक, एक है आपका तमिलनाडु,
तमिलनाडु, और एक कौन सा है आपका केरल है। ठीक है, देखो ये विवाद आपको आसानी से याद तब हो जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि नदियां कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है। ठीक है, इसको मैं आपको बकायदा, अगर आप बैच से जुड़े होंगे तो मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया है कि कैसे नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कैसे कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से और केरल में बहती है, उसके बाद तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और उसके बाद ये अपना तमिलनाडु में ही क्या बना देती है, डेल्टा बना देती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा करूंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक पर ही रहते हैं जो कि क्या है आपका अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे जो ये कावेरी नदी है ये 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल है जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 राज्य इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और विवाद किस लिए है, यहाँ का कारण क्या है विवाद का, तो नदी जल के बंटवारे को लेकर, नदी जल के बंटवारे को लेकर इनमें क्या बना हुआ है, आपस में विवाद बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के हालांकि समझौता बना हुआ है, बावजूद उसके हम कुछ भी बोल जाते हैं, वे कुछ भी बोल जाते हैं, कई विवाद बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही राज्यों के मध्य भी क्या बने हुए हैं, विवाद, है ना। तो यहाँ पर एक हो गया कावेरी, दूसरा है आपका कृष्णा नदी जल विवाद। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तभी मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कृष्णा नदी जल विवाद का कारण क्या है कि जो कृष्णा नदी है आपकी, इसमें कर्नाटक में कृष्णा नदी पर क्या बनाया गया, एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम क्या है, अलमट्टी बांध। और ये जो अलमट्टी बांध है, इसी बांध की ऊंचाई को लेकर के 4 राज्यों के मध्य विवाद है। ठीक है, कौन कौन से राज्य है आपके, तो एक है आपका तेलंगाना, ठीक है, एक कौन शामिल हो गया, एक तो कर्नाटक स्वयं शामिल हो गया, दूसरा कौन शामिल हो गया, तेलंगाना शामिल हो गया, तीसरा कौन शामिल हो जाएगा इसमें, आंध्र प्रदेश शामिल हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वो कहाँ बनता है, आंध्र प्रदेश में बनता है। ठीक है, और इसमें कौन शामिल हो जाएगा, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से ही, महाबलेश्वर के पास से ही आपकी कृष्णा नदी का क्या हो जाता है, उद्गम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपस में 4 राज्यों के मध्य यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, विवाद। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नदी के डायग्राम्स को समझते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही, कहाँ को जा रही, कहाँ पे अपना डेल्टा बना रही है, कहाँ पे अपना मुहाना बना रही है, तो आपके लिए विवाद समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक आपने अभी हाल ही की घटना है, यमुना नदी। देखो दिल्ली में क्या हुआ, सब बोले बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। क्यों बाढ़ आ गई, हथनी कुंड जो परियोजना, हथनी कुंड जो बांध है उसका क्या खोल दिए गए, गेट खोल दिए गए, पानी ओवरफ्लो कर गया यमुना नदी का। ठीक है, तो क्या, तो यमुना नदी पर जो ये विवाद है ये हरियाणा, दिल्ली और यूपी के बीच क्या हुआ है, बना हुआ है, जिसमें से जिस पर ये विवाद बना हुआ है उसको आप जानते हैं हथनी कुंड परियोजना के नाम से। ठीक है, तो 3 राज्यों के मध्य विवाद है, इसको यमुना नदी विवाद के नाम से जाना जाता है। ये जो हथनी कुंड परियोजना है ये कहाँ पर निर्मित है, हरियाणा में। तो हरियाणा की हथनी कुंड परियोजना, है ना, हरियाणा की हथनी कुंड परियोजना को लेकर के 3 राज्यों के मध्य विवाद है। 3 राज्य कौन कौन से शामिल है, एक इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, एक इसमें हरियाणा स्वयं शामिल है, और एक इसमें कौन शामिल है, दिल्ली शामिल है। ठीक है, और दिल्ली में अभी जो तबाही हुई बाढ़ से, हालांकि बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन हाँ जो निम्न भूभागों में रहते थे, निचले भागों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, पट्टे की जमीनों पर रहते थे, उनको बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 राज्यों के मध्य आपस में क्या बना हुआ है, विवाद बना हुआ है। ऐसे ही एक सतलज और यमुना की लिंक को लेकर भी विवाद है। सतलुज यमुना एक तरीके से ये नहर ही है, यमुना लिंक नहर। ठीक है, इसको लेकर भी आपस में क्या बना हुआ है, विवाद। किनके बीच बना है, पंजाब और हरियाणा के बीच। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज यमुना लिंक को लेकर क्या बना हुआ है, विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो ये 4 विवाद है। इनके अतिरिक्त गोदावरी नदी के जल को लेकर भी विवाद बना हुआ है। इसके अलावा नर्मदा नदी चूंकि 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती। और आपने देखा होगा नर्मदा नदी के बारे में, आपने जाना होगा कि एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था मेधा पाटकर के द्वारा, ठीक है। तो इस पर एक सरदार सरोवर बांध बनाया गया, सरदार सरोवर परियोजना चलाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई को लेकर ही इसमें क्या बना हुआ था, विवाद, है ना। तो इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसका जो जल है नर्मदा नदी का जो जल है, इस जल से जो जल विद्युत प्राप्त होगी उसे प्राप्त करने के लिए राजस्थान भी अपनी भूमिका अदा कर रहा था। अतः जो आपकी नर्मदा परियोजना है, इस नर्मदा परियोजना से 4 राज्यों के मध्य विवाद बना हुआ था। हालांकि अब ये विवाद सुलझ चुका है। एक है आपका राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात और चौथा कौन था आपका, मध्य प्रदेश। तो इन 4 राज्यों के मध्य भी जो आपकी ये नर्मदा नदी है उसमें विवाद बना हुआ था, ठीक है। तो ये सारे विवाद है आपके सामने जो लगातार, इनमें से जो ये 4 विवाद है इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे नर्मदा नदी के बारे में पूछा जा सकता है। नर्मदा नदी विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, तो ये है आपका राजस्थान, लिख लो आप लोग चाहे, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य बना हुआ है। लेकिन एक और अच्छी बात यहाँ बता दूं कि जो ये नर्मदा नदी है ये सिर्फ 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन से 3 राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर के बहती 3 राज्यों से। लेकिन विवाद इसमें और कौन शामिल है, इसके लागों में तो राजस्थान शामिल है, उसी के लिए इनके बीच क्या हो गया था, विवाद हो गया था। इसी प्रकार रावी व्यास लिंक को या रावी व्यास से संबंधित जो नहरें हैं उनमें आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों के मध्य आपस में क्या बना हुआ था, विवाद बना हुआ था। एक और नदी है, जैसे एक पेरियार नदी है दक्षिण भारत की, आप देखेंगे तो इसमें तमिलनाडु और केरल की है ये पेरियार नदी। तो तमिलनाडु और केरल के मध्य इस पेरियार नदी के जल को लेकर भी क्या बना हुआ था, विवाद। तो ऐसे कई विवाद है जो आए थे, कुछ सुलझ भी गए हैं, जिनमें से कुछ बहुत पुराने विवाद है, जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, है ना, इनको अभी सुलझना बाकी है, इनका प्रावधान अभी चल ही रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें चीजें होती ही रहती है बार बार, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से एक बात सुनिएगा, ये जो विवाद होते थे इससे राज्यों के मध्य आपस में क्या होती थी, छीनाकसी होती थी। कहने का अर्थ ये है कि जब राज्य नदी के जल को लेकर या किसी बांध या किसी परियोजना के नाम से जब आपस में द्वंद्व करते थे, लड़ते थे, तो इससे केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा क्या होती थी, परेशानी। और ये चूंकि विवाद आज के नहीं है, ये आपके ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं, तो संविधान निर्माण के समय ही हमारे भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 262, ठीक है, 262, है ना, अनुच्छेद आपका 262। इस अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अनुच्छेद 262(1), अनुच्छेद 262(2) के तहत इनमें क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं इस मुद्दे को लेकर, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है, कई बार ये आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा आर्टिकल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्राचीन समय से ही चली आ रही घटनाएं हैं और इन पर इनके विवादों को शांत करने के लिए इनके क्षेत्र में या इनके संबंध में कुछ कानून या कुछ विधियों को पारित करना आवश्यक था। अतः संविधान शास्त्रियों ने शुरू से ही इस जो आपका अनुच्छेद 262 इसको संविधान में जगह दी, ठीक है। तो अनुच्छेद 262 को अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 262 अनुच्छेद 262 को आप देखेंगे तो इसके 2 अंग हैं, ठीक है। एक है आपका अनुच्छेद 262(1), अनुच्छेद 262(1) और एक है आपका अनुच्छेद 262(2), ठीक है। इन दोनों में 2 अलग अलग तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। क्या प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। देखो अनुच्छेद 262(1) है, ये जो हमारी संसद है, ठीक है, हमारी संसद को ये अधिकार देता है, अनुच्छेद 262(1) हमारी संसद को यह अधिकार देता है कि वो इस तरीके के मामलों के लिए एक विशेष अधिकरण का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है, ठीक है। तो संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के गठन के, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के मामलों को सुलझाने के लिए एक अलग से प्राधिकरण, एक अलग से
अधिकरण का जो गठन करने का अधिकार मिला हुआ है वो किसके तहत मिला हुआ है, अनुच्छेद 262 के तहत, ठीक है। तो इसमें संसद क्या कर सकती है, इसमें संसद विधि द्वारा अधिकरण का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। तो कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो सरकार है या जो संसद है, या आपसे ये पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए जो हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है वो कहाँ है, तो अनुच्छेद 262 में है। दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि ये जो विवाद है इसके लिए जो अधिकरण गठित किए जा रहे हैं किस अनुच्छेद से संबंध रखते हैं, 262 से, ठीक है। तीसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि ये जो अधिकरण गठित किए जा रहे हैं इसको गठित करने का अधिकार किसको है, तो हमारी संसद को है, ठीक है। तो यहीं से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों का पैटर्न मैंने बता दिया। दूसरा है अनुच्छेद 262। देखो अनुच्छेद 262 में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर संसद चाहे तो, ठीक है, अगर संसद चाहे तो उसने जो विधि बनाई है इस नदी विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है, उसने एक विधि बनाई, विधि के तहत उसने एक अधिकरण का गठन कर दिया। अभी इस अधिकरण में राज्य अपना मामला लेकर के गए और यहाँ पर मामला नहीं सुलझा, मतलब अधिकरण ने जो भी डिसीजन दिया उस डिसीजन से कौन संतुष्ट नहीं हुए, राज्य आपस में संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। तो अब जो राज्य संतुष्ट नहीं हुए हैं वे राज्य न्यायालय भी जा सकते हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 262 ये प्रावधान करता है कि अगर संसद विधि में यह स्पष्ट कर दे कि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो ऐसे मामलों को अगर राज्यों के द्वारा न्यायालय ले जाया भी जाता है या नहीं भी ले जाया जाता है तो भी जो न्यायालय है इनमें क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि चूंकि अब अपवाद स्वरूप अगर हम देखा जाए तो वर्तमान में न्यायालय हस्तक्षेप करने लगा है, ठीक है, लेकिन संविधान में क्या दिया गया है, ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 262 के तहत कि जो संसद है, संसद अगर विधि द्वारा ये बात कह दे, विधि में ये बात कह दे कि न्यायालय के हस्तक्षेप से यह मामला दूर रहेगा, तो वहां पर न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान में या अपवाद स्वरूप ये चीजें देखने को मिलती है कि अब न्यायालय भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने लगा है, ठीक है। तो ये 2 प्रावधान है, 2 संवैधानिक प्रावधान है जो आपको अनुच्छेद 262 में दिए गए हैं। इसी अनुच्छेद 262 का प्रयोग करते हुए संसद ने इन दोनों का ही प्रयोग करते हुए संसद ने 2 अधिनियम बनाए हैं। ये जो 2 अधिनियम बनाए हैं ये दोनों ही अधिनियम किससे संबंधित है, नदी जल विवादों से संबंधित है। कौन कौन से है 2 अधिनियम, एक है आपका नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम, ठीक है, 1956। और 1956 में ही एक और अधिनियम पारित किया था जिसको कहते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है, 1956 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है। हालांकि पहला वाला तो चल रहा है अभी भी, नदी बोर्ड अधिनियम, इसमें कई प्रावधान दिए गए जिनके अनुसार राज्यों को अपने स्तर पर कार्य करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो दूसरा प्रावधान दिया गया है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, हाल ही में अभी 2017 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, क्योंकि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में कई कमियां थी। कमियां लाइक जैसे कि आप देखेंगे जो इसके तहत जो अधिकरण गठित किए गए हैं उनके सदस्यों की आयु सीमा को लेकर, निर्णयों को लेकर बहुत लंबे खींच जाते थे, 20-20 साल, 10-10 साल ऐसे निर्णय खींचे जा रहे थे। तो उन निर्णयों की अवधि को कम करने के लिए यानी कम से कम समय में विवादों को सुलझाया जाए, और भी जो इनके प्राधिकरण के लेकर, इनके सदस्यों को लेकर, इनके अध्यक्ष को लेकर जो प्रावधान थे उनमें भी कुछ बदलाव किए गए। हालांकि उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बस आप इतना याद रखिए
कि ये जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 था, इसमें 2017 में संशोधन किया गया है। एक लाइन में रीजन मैंने आपको बताया कि इसमें जो डिसीजन था बहुत डिले होता था और इसके अध्यक्ष और सदस्यों से संबंधित जो प्रावधान थे उनको लेकर इसमें क्या किए गए हैं, कुछ संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो शुरू से लेकर हमने अभी तक पढ़ा, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप लोग इनको नोट करते चलिए या 1 से 2 बार सुनेंगे तो भी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।